नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है जब बेटी ने ही किया माँ को बेघर। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीमा आज अपने मायके आती तो अपनी माँ के पास जाकर कहती, क्या माँ आपकी तबीयत खराब है और सुता भाभी घर पर नहीं है? तब गायत्री जी ने कहा, उसे मेरी परवाह ही कहाँ है, उसे क्या करना है, मैं जीऊँ या मरूँ? वह तो है ही एक नंबर की कामचोर। मैं बीमार हो गई तो मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई मार्केट घूमने के लिए। तभी सुधा घर पर आती और अपनी ननद सीमा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती और कहती, दीदी आप कब आई? तो सीमा ने कहा, क्यों आ गई तो आपको बुरा लग रहा है? सुधा ने कहा, नहीं दीदी, वही आप अचानक। तब सीमा ने कहा, हाँ अचानक तो आना ही होगा, क्योंकि आपको तो मेरी माँ की परवाह ही नहीं। मेरी माँ बीमार है और आप मार्केट घूमने चली गई। तब सुधा कहती, नहीं दीदी, मैं मार्केट घूमने नहीं गई थी, वो तो माँ जी के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। ओ हो, सीमा कहती, अच्छा बहाना है, माँ जी की दवाई लेने गई थी, घूमने जाना था और बहाना क्या बनाया? माँ जी की दवाई लेने गई थी। बहुत जानती हूँ आपको कि कितनी परवाह करती हैं आप मेरी माँ की। यदि इतनी परवाह करती तो मेरी माँ बीमार ही क्यों होती? तब सुधा कहती, दीदी आप मुझे गलत समझ रही हैं। सीमा ने कहा, मुझे आपको कुछ नहीं समझना, और जाइए मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाइए। सुधा रसोई घर में जाकर चाय बनाने रखती और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते। सुधा अपनी सास की इतनी सेवा करती थी, लेकिन फिर भी उसकी ननद सीमा हर बार आकर यही कहती थी कि आपको तो मेरी माँ की परवाह ही नहीं। और गायत्री जी भी कोई कम नहीं थी। बहू की इतनी सेवा करने के बाद भी गली मोहल्ले में रोती रहती कि मेरी बहू को तो मेरी परवाह ही नहीं है। सुधा अपनी ननंद के लिए चाय लेकर जाती तो सीमा कहती, क्या भाभी सिर्फ चाय की? कहा तो चाय ही लेकर आ गई, कुछ नाश्ता भी लेकर आ जाती। जैसे ही पता चला कि माँ की तबीयत खराब है तो मैं तो भूखी प्यासी घर से भागी भागी चली आई, और यहाँ पर आई तो आप घर पर नहीं थी। अब जब आ गई हैं तो कुछ बना भी दीजिए मेरे लिए। सुधा कहती, दीदी मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। तब सीमा ने कहा, अब नाश्ता करने का वक्त नहीं है, सीधा खाना बनाइए। और हाँ, आपके नंदोई जी भी आ रहे हैं बच्चों के साथ माँ को देखने के लिए, तो खाना उसी हिसाब का बनाना। कम से कम 2-3 सब्जी सलाद और इनके लिए रोटी, बच्चों के लिए पूरी और चावल भी बना देना। और मीठे में भी यदि कुछ मन हो तो बना देना, वरना बाद में कहेंगी कि मैंने कहा ही नहीं कि मीठा बनाना है। मैं माँ के पास बैठी हूँ, आप जाकर खाने की तैयारी कीजिए। ननंद जी ने तो खाने का मेन्यू ऐसे बता दिया था जैसे वह अपनी माँ को देखने के लिए नहीं, किसी पार्टी में आई हो। सुधा खाना बनाने के लिए चली जाती है और यहाँ सीमा अपनी माँ से कहती, माँ आपको पता है मेरी दोस्त निधि उसकी भाभी है ना, जिनकी शादी को अभी 4-5 महीने ही हुए हैं। हाँ तो गायत्री जी ने कहा। तब सीमा कहती, अरे माँ, उसकी भाभी ने तो आते ही साथ अपने रंग दिखा दिए, खुद तो कुछ काम करती नहीं और पूरा काम अपनी सास से कराती है। उसकी सास ने शुरू से ही अपनी बहू पर कंट्रोल नहीं रखा ना, उसकी सजा भुगत रही है। इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि भाभी पर कंट्रोल रखा कीजिए। तब गायत्री जी ने कहा, तू मुझे शराब मत दे, मैं भी अपनी बहू पर कंट्रोल रखना जानती हूँ। इसकी हिम्मत नहीं कि मुझसे पूछे बिना आई या जाए। फिर भी माँ, आजकल का क्या भरोसा, क्या पता भाभी के कब रंग बदल जाए, सीमा ने अपनी माँ से कहा। तब गायत्री जी कहती, तू इसकी चिंता मत कर, इसके रंग तो तब बदलेंगे ना जब मैं चाहूँगी। तू ये सब बातें छोड़ और अपनी सुना। तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? कहीं तेरी सास तुझसे कुछ कहती तो नहीं? यदि कुछ कहती है तो मुझसे बात कराना। तब सीमा कहती, माँ मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे कोई कुछ कहेगा? मैं अपनी सास को अच्छे से संभालना जानती हूँ। वह क्या है ना माँ, घर पर 4 बोरा गेहूँ आ गया है। अब गेहूँ तो मैं ना धोने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा
जब तक मेरी सास गेहूँ धो देगी, सुखा देगी, उसके बाद ही अपनी ससुराल जाऊंगी। और माँ, मैं तो कभी खाना भी नहीं बनाती, खाना तो मेरी सास ही बनाती है। सही है, गायत्री जी ने कहा। यदि कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। सीमा ने कहा, नहीं माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और यह भी मुझसे कुछ नहीं कहते, हमेशा मेरा ही पक्ष लेते हैं। जहाँ सुधा अकेले ही रसोई में सारा खाना बना रही थी, वहाँ माँ और बेटी आराम से बैठकर बातें कर रही थी। कहने के लिए तो गायत्री जी की तबीयत इतनी खराब थी कि वह उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बेटी से बातें करते वक्त वह बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती। वैसे इसमें कुछ नया भी नहीं था। गायत्री जी की तबीयत तो हर 1-2 महीने में खराब होती रहती थी और उनकी बेटी माँ की तबीयत खराब होने पर घर भागी भागी चली आती थी। साथ में दामाद जी भी 1-2 दिन के लिए आ ही जाते थे ससुराल में खातिरदारी कराने के लिए, जैसे कि अब आ चुके थे। आते ही साथ गायत्री जी से कहा, माँ जी, अब आप कैसी हैं? गायत्री जी ने कहा, बुढ़ापा है बेटा, अब जब तक जिंदा हूँ तो जिंदगी निकालनी है और ऊपर से भगवान ने ऐसी बहू दी है जिससे तो मेरी परवाह ही नहीं। तब दामाद जी कहते, अब माँ जी, बुढ़ापे में तो शांति रहना अच्छा है। तब गायत्री जी कहती, बेटा मैं तो शांति रहती हूँ, वैसे भी इस बूढ़ी की कौन सुनता है। तभी सुधा वहाँ आती और कहती, जीजा जी आप आ गए। सुरेश ने कहा, हाँ भाभी, अब माँ जी को देखने तो आना ही था। सुधा कहती, अच्छा ठीक है, वही मैंने खाना बना दिया है, आप सब चढ़कर खा लीजिए और मम्मी जी आपके लिए खिचड़ी बनाइए। आप खिचड़ी खाएंगी? गायत्री जी ने कहा, अब तू जो बनाएगी वही तो खाना होगा, चल लेकर आ जा। सुधा अपनी सास के लिए खिचड़ी लाती और सभी के लिए खाना सर्व करती। तभी सुरेश सुधा से कहता है, भाभी भैया नहीं दिख रहे हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? सुधा ने कहा, हाँ जीजा जी, वही उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसी शहर से बाहर गए हुए हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे। ठीक है फिर, कर भैया से मिलने के बाद ही जाऊंगा। खाना खाने के बाद सुरेश ने कहा और वहाँ से सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाता। बच्चे खेल रहे थे और सीमा अपनी माँ के कमरे में बातें कर रही थी और सुधा रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी। दूसरे दिन सुबह से सुधा सभी के लिए चाय और नाश्ता बना रही थी, तभी घर की घंटी बजती। सुधा का पति समीर आया हुआ था। समीर के आते ही साथ सीमा कहती, भैया आपके जाने के बाद तो माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं तो भागी भागी चली आई। अच्छा हुआ मैं तो आ गई थी, वरना भाभी तो माँ को बीमार हालत में छोड़कर मार्केट घूमने के लिए चली गई थी। क्या माँ की तबीयत खराब है? समीर ने सीमा से पूछा। तब सीमा कहती, क्या भैया, आपसे भाभी ने नहीं कहा? मैंने तो सोचा भाभी ने आपको फ़ोन कर कर बता दिया होगा, इसलिए तो मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। लो, भाभी ने तो आपको भी बताना जरूरी नहीं समझा, सीमा ने कहा। और समीर सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता और पूछता, माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? तभी वहाँ सुधा चाय और नाश्ता लेकर आती तो समीर सुधा से कहता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि माँ की तबीयत खराब है? सुधा ने कहा, मैंने आपको फ़ोन लगाया था लेकिन आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फिर मैंने सोचा कर तो आप आ ही रहे हैं तो बता कर आपको परेशान क्यों करूं? तभी सीमा कहती, भैया मुझे तो लगता है कि भाभी चाहती ही नहीं कि आप अपनी माँ का ख्याल रखें, इसलिए तो आपको बताया नहीं। इस बात पर समीर और सुधा का झगड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सीमा को बहुत मजा आता। यह भी पहली बार नहीं था, अक्सर सीमा ऐसे काम करती थी जिससे उसके भैया और भाभी के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहे, लेकिन इस बार सुधा की बर्दाश्त के बाहर हो गया और उसने सीमा से कहा, दीदी आप हर बार यही क्यों कहती हैं कि मुझे माँ जी की परवाह नहीं है? आप हर बार मेरे घर में आग लगाने की कोशिश क्यों करती हैं? जब भी आप आती हैं मेरा इनसे लड़ाई झगड़ा करा ही देती हैं, आखिर आपको इस सब से मिलता क्या है? तब तो सीमा रोने लगती और रोते हुए कहती, भैया भाभी को तो अब मेरा आना भी पसंद नहीं। और गायत्री जी भी रोते हुए कहती, एक ही तो बेटी है मेरी, उसे भी तेरी पत्नी पसंद नहीं करती। मेरी बेटी को आए हुए पूरा 1 दिन नहीं हुआ और तेरी पत्नी ने इतना सुना दिया। तब समीर कहता, तुम्हें मेरी बहन से परेशानी क्या है? उसका मायका है तो भाई आएगी ना। सुधा ने भी गुस्से में कह दिया, मैंने कभी दीदी को आने से मना नहीं किया है, लेकिन यदि हर बार हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा कराएंगी तो मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? हर बार मैं शांत इसलिए रहती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन मेरे शांत रहने से लड़ाई झगड़ा बढ़ते जा रहे हैं। तब सीमा ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, अब मैं इस घर में और नहीं रुक सकती, भाभी तो मुझ पर गलत आरोप लगा रही हैं। तभी गायत्री जी कहती, ये घर तेरी भाभी का नहीं तेरी माँ का है और तेरी माँ के होते हुए तो तुझे कोई इस घर से निकाल ही नहीं सकता। सुधा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती और समीर भी वहाँ से अपने कमरे में आता। ऐसा नहीं था कि समीर
अपनी माँ और बहन को अभी तक समझा नहीं था। वही अच्छे से जानता था कि उसकी माँ और बहन जानबूझकर ऐसा नाटक करती हैं जिससे उसके और सुता के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। समीर जब कमरे में जाता तो देखता उसकी छोटी बेटी अपनी माँ से चिपक कर कहती, मम्मी आप मत रो। तब समीर सुधा से कहता, कम से कम बच्ची के सामने तो मत रो, तुम रोगी तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तब सुधा ने कहा, मेरे रोने से तो फर्क पड़ता है, लेकिन हर दिन जो इस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं माँ हूँ तो देखती हूँ कि मेरी बेटी पहले से खामोश रहने लगी है। लड़ाई झगड़े उस मासूम से भी बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है। समीर ने कहा, तुम कह क्या रही हो, क्या मुझे मेरी बेटी की परवाह नहीं। सुधा ने कहा, यदि परवाह होती तो अपनी माँ और बहन से एक बार तो कहते कि लड़ाई मत करा करो, और आप भी कोई ना समझ नहीं है। यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपकी माँ हर 2 महीने में बीमार होने का नाटक करती हैं और आपकी बहन को अपने ससुराल में काम ना करना पड़े, इसलिए हर बार अपने मायके चली आती। खुद तो अपनी सास की एक नहीं सुनती और हर बार आकर मुझे ज्ञान देने रखती हैं। तब समीर कहता, तुमसे तो कोई बात ही करना बेकार है। इस पर फिर से सुता समीर पर भड़क जाती और तभी उसकी मासूम बेटी कहती, मम्मी पापा मत डरो, मुझे डर लगता है। जिसके बाद समीर और सुता दोनों ही शांत हो जाते। इसी तरह दिन निकलते गए और 2 महीने बाद फिर अचानक से गायत्री जी की तबीयत खराब हो जाती है और सीमा फिर से आ जाती और हर बार की तरह वही बातें वही समीर से कहती, भैया भाभी को तो माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पर इस बार समीर सुधा से कुछ नहीं कहता और अपनी बहन से ही कहता, सीमा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा भी अपना घर है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपना ससुराल देखना चाहिए और माँ की परवाह करने के लिए मैं और सुधा है ना, तो हम माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। इस तरह बार बार माँ के बीमार होने पर ससुराल से मायके मत आया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सास को बुरा लग जाए और वही तुम्हें तुम्हारी ससुराल से नकार दे। और वैसे भी तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। बड़ा भाई हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। इस बार तो पासा उड़ता पड़ गया था समीर का ये नया रूप देखकर। गायत्री जी और सीमा दोनों ही हैरान थी। अब क्या सीमा और गायत्री जी सुधर जाएंगी या कहानी में कुछ नया होगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और कहानी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।